जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का भी, इनके पूरे साइंटिस्टों की टीम का भी। पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी जो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में सम्मिलित है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और भाई राकेश जी भी इधर दाहिनी ओर आ जाएंगे, दिन में आपको बहुत कुछ बताएंगे। आज इसी पर विषय रखो भाई। आज बताया ना संकेत, तो मैंने कहा गुलामी की सारी निशानियां मिटानी है। भाई राकेश जी संगठन में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, एक मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर भी काम करते हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। अपनी बात को भी बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, डेटा आंकड़ों तथ्यों के साथ कहते हैं। जैसे पूरे डेटा आंकड़े तथ्यों के साथ ये डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बताते हैं ना कि इस बीमारी पर हमने ये रिसर्च किया है। पहले हमने कैंसर पैदा किया जीवों में, अरे भाई एनिमल मॉडल में कैंसर पैदा करके फिर खत्म कर दिया, और क्या प्रमाण चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। कैंसर पैदा कर दिया फिर खत्म हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सारी बीमारियां पैदा करके फिर खत्म कर दी है। इसको कहते हैं रिसर्च। अब अभी भी कोई ना माने तो भाई अपना रोगी रह करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के जियोगे, और तो कोई रास्ता है नहीं। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। भाई जी आपको मेरा प्रणाम। तो स्वामी जी आज हम थोड़ा बात करना शुरू करेंगे कैंसर के ही बारे में। अलग अलग कैंसर्स के बारे में स्वामी जी समझेंगे। आने वाले कुछ 8-10 दिन स्वामी जी इसके बारे में बात करेंगे। हमने अलग अलग कैंसर्स पे बहुत रिसर्च किया है। आज हम कुछ एक स्पेसिफिक कैंसर के बारे में बात करेंगे जो कोलाइटिस की वजह से हो जाता है। मतलब बड़ी आंत की जो सूजन है, अगर लंबे समय तक शरीर के अंदर बरकरार रहे तो वो स्वामी जी कोलोरेक्टल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्वामी जी हमने वही स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए। एनिमल्स के अंदर कोलाइटिस को इंड्यूस करके उसको लंबे समय तक रख के स्वामी जी उसको कोलोरेक्टल कैंसर में कन्वर्ट किया। स्वामी जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज मॉडल है। पैदा करना भी बहुत बड़ा, देखो बीमार पशु बीमार नहीं होते, उनमें बीमारी पैदा करना ही बड़ा चैलेंज होता है। उनको बीपी करें, शुगर करें, थायराइड करें, अस्थमा, आर्थराइटिस करें, उनको कैंसर करें, वो निसर्ग के साथ जीते। उनमें पहले बीमारी इंड्यूस करना और बाद में फिर आयुर्वेद से उनको अच्छा कर देना, इतना बड़े प्रमाण दे दिए। और कैंसर जिससे सारी दुनिया डरी सहमी बैठी है, उस कैंसर का जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लोग ऑपरेशन करने के बाद, रेडिएशन के बाद दोबारा से उससे ग्रसित हो जाते हैं, रिकरेंस हो जाता है, फिर मरते हैं। और उससे बचाने का काम पतंजलि ने किया है। ये विश्व के लिए बहुत बड़ा योगदान है पतंजलि का। जी तो स्वामी जी आज हम ये देखेंगे सिस्टोग्रिड डायमंड, ऑरोग्रिड, ये जो स्वामी जी कॉम्बिनेशन या अकेले तौर पे भी किस तरीके से इस बीमारी में हेल्पफुल हैं, हमें इस बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें इस अंग के बारे में, हमारे शरीर की जो स्वामी जी बड़ी आंत है वो ये है। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये स्वामी जी हमारी बड़ी आंत है। तो ये इसको कोलॉन भी कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। ये समझिए एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ये समझिए हमारे भोजन के पाचन का अंतिम सोपान है, जहाँ हमारा पाचन पूरा होता है। और जो भी एब्जॉर्प्शन है पानी का, या जो और भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट जो हम खाते हैं, वो सब स्वामी जी इसी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ये हमारे पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का जो बाग का हिस्सा है स्वामी जी, इसको हम कोलॉन कहते हैं। अब ये जो पूरा सिचुएशन है ये हेल्दी तरीके से बना रहे, इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, तो सब कुछ ठीक ठाक बना रहता है। पर स्वामी जी अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, जैसे स्वामी जी आप हमें बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का एक बड़ा कारण बनता है। तो अगर आंतों के अंदर भी, बड़ी आंत के अंदर भी, कोलॉन के अंदर भी आप देखें स्वामी जी ये सूजन आ जाए तो वो फिर कोलाइटिस के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। स्वामी जी आइटिस जहां लगा होता है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसा काम करता है। तो कोलॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन, कोलाइटिस, और ये जो कोलाइटिस है स्वामी जी इसकी वजह से आंतों के अंदर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिसे हम अल्सर्स कहते हैं। और फिर इस बीमारी को स्वामी जी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, शॉर्ट में स्वामी जी यूसी कहते हैं। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये स्वामी जी बड़ा खराब बीमारी है। ये हमारे रहन सहन को, हमारे दिनचर्या को बहुत खराब सी करती है। पेट में दर्द सा बना रहता है और स्वामी जी मल के साथ रक्त भी बार बार आता रहता है, क्योंकि वो जो घाव हैं स्वामी जी वहाँ से ब्लड लीक होता रहता है और जो अल्सर है स्वामी जी वो लीक करते रहते हैं। अब ये जो बीमारी है स्वामी जी ये पूरे एक आंत की हो सकती है, एक किसी हिस्से की हो सकती है, या फिर अलग अलग तरीके से स्वामी जी डिफ्यूज भी हो सकती है। तो इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर छोटे हिस्से में है तो प्रोक्टाइटिस, या फिर पूरे में है तो स्वामी जी डिस्टल, या फिर पूरे ऊपर से
नीचे तक हर जगह तक समझिए अगर ऐसी सूजन है तो उसे पैन कोलाइटिस कहते हैं। पैन मतलब समझिए पूरा हिस्सा भरा हुआ। तो इनके अलग अलग जो फॉर्म में समझिए वो अलग अलग दर्द का, अलग अलग बीमारी का, सीवियरिटी का एक बड़ा कारण बनते हैं। और इसके जो कारण हैं समझिए, इम्यूनिटी का तो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इम्यूनिटी ठीक ना हो या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हो तो समझिए कोलाइटिस। लो इम्यूनिटी कोलाइटिस का भी, अर्थराइटिस का भी, ब्रोंकाइटिस का भी, सभी प्रकार की बीमारियों का लो इम्यूनिटी, कैंसर का भी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी कैंसर से लेकर के कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए मैं रोज कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो। खुद भी पी के आया हूँ, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और थोड़ा सा हनी मिला लो, टेस्ट ऐसा हो जाता है, अच्छा सा लगता है और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। ये पंचामृत रोज पिया करो। फिर इसके बाद घृतपान के बारे में मैं रोज बात करता हूँ, घृतपान करो। फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके मैंने गोल्ड स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये रोज की दिनचर्या में हमने लोगों के सम्मिलित कर दिया है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगा। अब हमको ठंड भी नहीं लगती, क्यों? इम्यूनिटी अच्छी है, ठंड नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, बीमारी भी नहीं लगती, बुराई तो हमसे हजारों लाखों करोड़ों कोस दूर रहती है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छे बनाए रखो, उसके लिए योग, आयुर्वेद और पूरा सात्विक जीवन। फिर ये जितने भी जो अनवांटेड चीजें खाते रहते हैं, अभक्ष्य पदार्थ खाते रहते हैं, माने जितने भी अनहेल्दी खाने पीने की चीजें, अनहेल्दी दिनचर्या, जो भी हमारी आदतों में गलत चीजें शुमार हो गई हैं, वो सब कैंसर की ओर लेके जा रही है। इसलिए अभी आज से 50 साल पहले कोई कहे कि घर घर में बीपी शुगर होगा, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे बोले ये कैसे हो सकता है? अब घर घर में कोई कुटुंब, खानदान, संयुक्त परिवार में किसी न किसी को कैंसर हो चुका है। अब ये घर घर में होने वाली है कैंसर की बीमारी। इसके कारण ऐसे ही है, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा फास्ट फूड, लो इम्यूनिटी, फिर लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये कारण है कैंसर के। फिर जेनेटिक कारण भी है, फिर चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसमें हो रहा है। हाँ समझिए, यही सब कारण है कि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, जेनेटिक्स के कारण है। समझिए गट अगर लीकी हो वो भी दिक्कत है। और समझिए पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जिसको हम गट की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बुरी चीजें खा खा करके अच्छे बैक्टीरिया तो उनको तो मार देते हैं। समझिए जितने भी बुरी चीजें खाते हो वो सब आपके गट बैक्टीरिया करीब 2 किलो होते हैं अच्छे वाले, उनको खत्म कर देते हो, फिर भीतर से दिवालिया हो जाते हो। और समझिए कुछ सिंथेटिक दवाइयों के साइड इफेक्ट भी इसी तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके अच्छे वाले बैक्टीरिया को हटा देते हैं और उसकी वजह से समझिए गट डिसबायोसिस हो जाता है पेट के अंदर। बड़ा खतरनाक। हाँ वो खतरनाक है समझिए। तो ये सब उसके बड़े बड़े कारण हैं। और सिम्टम तो इसके समझिए हैं, ये डायरिया रहता है, ब्लडी स्टूल रहता है, दर्द रहता है, और समझिए ऐसा लगता है कि अचानक समझिए वजन बहुत कम हो जाता है और अचानक थकान सी बनी रहती है कि मतलब कुछ खा पी रहे हैं, शरीर को नहीं लग रहा है। अब समझिए इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारियों का कुनबा है, उसकी वजह से समझिए इतने कुछ हो सकते हैं। एनीमिया से लेके अर्थराइटिस से लेके समझिए बोन लॉस तक, कोलन रप्चर, डिहाइड्रेशन, स्किन प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन, लिवर डिजीज, ये सब समझिए इसकी वजह से हो सकते हैं। और उसका एक जो बड़ा वाला पक्ष है समझिए वो कोलोरेक्टल कैंसर है। तो आज हम समझिए इस तरह बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से पैदा होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर की समझिए क्या कारण है और कैसे हम सिस्टोग्रिड डायमंड का इस्तेमाल करके समझिए इससे बच सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट की पूरी मोडालिटीज हैं वो समझिए कैसे काम करती हैं। ये सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड, फिर एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसर डाइट देते हैं। ये अभी तो पेट के कैंसर की बात कर रहे हैं, आंतों के कैंसर की, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सभी प्रकार के कैंसर के ऊपर अलग अलग स्टडियां की, एक एक दवा के ऊपर। अभी हमारी सिस्टोग्रिड के ऊपर और ओरोग्रिड पर कितने रिसर्च पेपर हो चुके होंगे? समझिए 8 पेपर हो चुके समझिए। एक बार जोरदार अभिनंदन। लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, एक रिसर्च पेपर भी नहीं पूरा हो पाता, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पतंजलि ने जो किया है ना, ये आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां हजारों सालों तक पतंजलि के इस योगदान को याद करेंगे। इतना बड़ा काम पतंजलि से हुआ है कैंसर मुक्ति के लिए।
तो स्वामी जी ये जो हम कैंसर की बात करें, ये स्वामी जी ये स्पेसिफिक टाइप का तो है ही है, पर स्वामी जी आप देखें ये जो हमारे नॉर्मल कोलोन की एपिथेलियम है, ये इसका आप देखें कि कैंसर बढ़ता कैसे है। वहाँ सूजन पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसके बाद स्वामी जी वहाँ टूट फूट शुरू हो जाती है, और टूट फूट होने के बाद स्वामी जी जो हमारे खुद के अच्छे सेल्स हैं वो जाके वहाँ पे उसको रिपेयर का काम करने का प्रयास करते हैं, और वो सब स्वामी जी बाद में पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है और वो कोलोरेक्टल कैंसर के ट्यूमर के तौर पर स्वामी जी दिखाई देने लगता है। अब ये जो चेंजेस हैं स्वामी जी, ये आप देखेंगे चेंजेस ये एक सेल के लेवल पे हैं, टिश्यू के लेवल पे हैं स्वामी जी, सेल के अंदर जीन के लेवल पे हैं, और जो जीन एक्सप्रेशन स्वामी जी वो भी इसकी वजह से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जो इसके सिम्टम है CAC, कोलाइटिस एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कैंसर, उसके सिम्टम तो ये है ही हैं। और आप देखें कि इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें सर्जरी एक ऑप्शन है, कीमोथेरेपी एक ऑप्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रेडियोथेरेपी से लेके टारगेट थेरेपी तक, ये पूरा एक तंत्र है। कुछ दवाइयाँ इसमें काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ काम नहीं करती, और जो थोड़ा बहुत काम भी करती हैं उनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट आते हैं। आप जो राइट हैंड साइड में इतने ज़्यादा सिम्बल्स देख रहे हैं, ये सब एक एक एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट का डिपिक्शन है, चाहे वो मूड चेंजेस हो, वेट चेंजेस हो, किडनी प्रॉब्लम हो, हेयर लॉस हो, फटीक हो, एनीमिया हो, इन्फेक्शंस के ज़्यादा होने के रिस्क हो, और मसल्स पेन्स हो, सटकने में गटकने में दिक्कत हो रही हो, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस हो, वोमिटिंग हो, नोजिया हो, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, ब्रेन फॉग हो रहा हो, अचानक बैठे बैठे ख्याल गायब हो जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और स्किन का भी दिक्कत हो, ये सब कुछ एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देता है। ऐसे सिचुएशन में जब हम बहुत सारे सिंथेटिक वर्ड के एंटी कैंसर दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयों के अपने अपने इश्यूज तो हैं ही, पर उनके जो नेचुरल पॉसिबिलिटी है वो है सिस्टोग्रिड डायमंड, जो यहाँ भी रखी है और हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसके अंदर डायमंड भस्म है, हीरक भस्म है, जिसे आयुर्वेद में मृत्युंजय कहा जाता है, जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो डेथ को डिफीट कर सके या फिर डेथ को डिले कर सके, जो कैंसर के केस में सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय होता है कि कैसे हम इस बीमारी से लड़ें। तो हमने फिर इसी के ऊपर काम किया भाई जी, और बहुत देखने का प्रयास किया कि सिस्टोग्रिड डायमंड किस तरीके से इस मॉडल में काम कर सकता है। सबसे पहले हमने इसकी डिटेल केमिस्ट्री की और ये देखा कि सिस्टोग्रिड डायमंड के अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड हैं, हीरक भस्मा के अलावा जो इसके अंदर हर्बल कंपोनेंट हैं उनको हमने HPLC से देखा, और एक एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वो नेचुरल फाइटो कंपाउंड्स हैं, फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं, जो पौधों के एक्सट्रैक्ट के तौर पर इस गोली के अंदर पैक्ड हैं, और जो अच्छे तरीके से हमारी इम्यूनिटी के, हमारे इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ लंबे वाले एक्सपेरिमेंट किए। ये बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट थे, लगभग ये 6 महीने की लंबी स्टडी थी, जहां हमने एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर पहले तो कोलाइटिस को इंड्यूस किया, और उसके बाद इन एनिमल्स के अंदर हमने AON नाम का एक कंपाउंड भी दिया जिसको एजियोएथैक्सीमीथेन कहते हैं, जो बेसिकली कैंसर जैसे सिम्टम को भी इंड्यूस करता है। तो ये जो एक डबल इंडक्शन था, जहां हमने DSS नाम का एक केमिकल यूज़ किया, AOM नाम का एक केमिकल यूज़ किया, और उसके अलग अलग साइकिल्स दिए, 3 साइकिल्स दिए, और देखा उसकी वजह से कोलोन के अंदर कैंसर जैसे सिम्टम पैदा हो जाते हैं। और अगर ऐसे हम कर पा रहे हैं तो एक तरीके से डिजीज मॉडल हमने अपनी लैबोरेटरी में डेवलप किया, और इस मॉडल के अंदर हमने सिस्टोग्रिड डायमंड को टेस्ट किया, अलग अलग डोजेस पर टेस्ट किया, और सिंथेटिक बर्ड की एक बड़ी दवा है 5-फ्लोरोयूरोसिल, जो कैंसर में दी जाती है, जिसे 5FU कहते हैं शॉर्ट में, उसको भी हमने इसके साथ पैरेलल में करके देखा, और देखा कि क्या उसके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसके अपने इफेक्ट कैसे हैं, एडवर्स इफेक्ट कैसे हैं, और पैरेलल में अगर हम कंपेयर करें तो सिस्टोग्रिड डायमंड कैसे काम करता है वो हमने देखने का प्रयास किया। और ये बहुत ही एक्साइटिंग स्टडी थी, पूरी टीम इसको लेके बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम पहली बार एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज के बारे में बात कर रहे थे जहाँ कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन तो है ही है, पर उसके साथ साथ कैंसर जैसे सिम्टम भी देखने को लगते हैं। तो हमने उन पर भी मेजरमेंट किया, और फिर देखा कि कोलन की हालत कैसी है, किडनी की हालत कैसी है, स्प्लीन की हालत कैसी है, हिस्टोपैथोलॉजिकली कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, और फाइनली हमने गट डिसबायोसिस, मतलब इन एनिमल्स के पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन को नापा, और देखा कि वो जो पॉपुलेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, जब बीमारी बढ़ रही थी तब वो बैक्टीरिया कैसे चेंज हो रहे थे, उसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया थे, कौन कौन सी फैमिली के थे, क्या वो बीमारी के दौरान चेंज हुए थे, और अगर हो गए थे तो क्या हम ट्रीटमेंट से उनको ऐसा होने से रोक सकते हैं, क्या हम गट डिसबायोसिस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। आयुर्वेद की दवाइयों का एक अच्छा इम्पैक्ट गट डिसबायोसिस पर भी होता है, हमने पहली बार इस स्टडी में भी देखा। तो ये आप देखिए, ये एक फर्स्ट डेटा है जहां आप देख रहे हैं कि ये जो 9 हफ्ते तक जो हमने इन एनिमल्स के लिए ये औषधियां दी, तो देखा कि उनका वजन कितना कम हुआ। कैंसर के केस में जो सबसे बड़ी सिचुएशन है वो अचानक वजन का
लॉस होना होता है। तो आप देखेंगे कि जो लाल रंग की लाइन है, जो डिजीज कंट्रोल जो लाइन है, आप देखेंगे कि जैसे ही हमने उनके अंदर कैंसर इंड्यूस किया, 3 अलग अलग साइकिल दिए, तो हर साइकिल में आप देखें वजन जो है वो 10% तक कम हो गया था। इसको अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखें तो हमें और अच्छा दिखेगा कि हर साइकिल पर 10% के लगभग वजन कम होता हुआ दिखाई दिया। एक बार आपको एक डिप दिखाई दे रहे हैं जहां मेरा कर्सर है। और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं 5FU से, जो कैंसर की सिंथेटिक बर्ड की दवा है, तो आप देखें वो वजन जो कम हो रहा था वो और कम हो गया, क्योंकि इस दवा के अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जो हरे रंग की डॉटेड लाइन है वो बता रही है 5FU के बारे में। और बाकी जो 3 लाइन है, जो चॉकलेट कलर की है, ब्लू कलर की है और पिंक कलर की है, आप देखेंगे इनके ये वो वाले ग्रुप्स हैं जिनको हमने सिस्टोग्रिड डायमंड CD दिया था 20, 40, 20, 60 और 200 मिलीग्राम पर केजी की डोज पे। तो आप देखेंगे सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से इन एनिमल में किसी के अंदर में भी वेट के अंदर जो रिडक्शन था वो नहीं पाया गया। मतलब कि सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से जो कैंसर के एडवर्स इफेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, जो रोगियों में क्लियरली दिखाई देते हैं कि अचानक से वजन कम होता है, वो वजन कम होने का प्रोसेस इन एनिमल्स में नहीं हुआ जिनको सिस्टोग्रिड डायमंड दिया गया था। ये भाई जी एक बड़ी वाली बात थी, क्योंकि ये एक पहला हॉलमार्क है जहां हम देख पा रहे हैं कि सिम्टम्स की जो बात है, जो डिजीज की वजह से होने वाले ब्रॉड लेवल की बात है, वो हम सिस्टोग्रिड डायमंड की ट्रीटमेंट की वजह से उसे कंट्रोल और रेगुलेट कर पा रहे थे। अब उसके बाद इसको आप एक इंडेक्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपको कुछ गुंबद जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी वेट का जो लॉस था वो ठीक तरीके से अच्छा हो गया और जो रिकवरी थी वो हम अच्छे तौर पर दिखाई दी। अब उसके बाद हमने देखा स्टूल कंसिस्टेंसी, क्योंकि कोलाइटिस में जो मल है वो बहुत लिक्विडी हो जाता है, उसके अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता, तो दस्त जैसे लग जाते हैं, ऐसी हालत रहती है। एनिमल्स के अंदर भी हमने भाई यही देखा कि ये एनिमल जो थे उनके जो स्टूल कंसिस्टेंसी थी वो खराब होनी शुरू हो गई। वो भी हमने देखी, उसको भी नापा, उसको भी क्वांटिफाई किया और हर एक साइकिल पे उसको देखा। और आप देखें साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3 में ये जो कंसिस्टेंसी थी जो खराब हो गई थी, जो पीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से ठीक होनी शुरू हो गई। और आप देखिए ये डिजीज कंडीशन है जो लाल रंग का बार है जहां मेरा अभी कर्सर है, और आप जिसको आगे लेके जा रहे हैं तो देखेंगे सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने ऐसा ही रेक्टल ब्लीडिंग देखा, जो गुदा से ब्लीडिंग हो रही होती है, जो पूरा रक्त बाहर आ रहा होता है, वो कितना है। इन एनिमल में भाई जी कैंसर की वजह से वो ब्लीडिंग भी इंड्यूस हुई और वो हुई ब्लीडिंग भी अच्छे तरीके से सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होनी शुरू हो गई। मतलब वजन कम होने के बाद जो वाटरी स्टूल और उसके बाद स्टूल के अंदर जो ब्लड है उसका आना भी इस ट्रीटमेंट्स की वजह से ठीक होना शुरू हुआ। और ये समझिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बीमारी के प्राइमरी कारण हैं, जो बीमारी के प्राइमरी लक्षण हैं, वो लक्षण ठीक होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इसको आप कंबाइन करें तो इसको एक इंडेक्स के तौर पे देखा जा सकता है, जिसको हम DAI कहते हैं, जिसे बेसिकली डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स कहते हैं। इन तीनों पैरामीटर को मर्ज करें और आप देखें कि कैसा चेंजेस आ रहा है। तो आप देखें अलग अलग साइकिल पे जो DAI बढ़ गए थे वो सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से ठीक हुए। अब ये तो हम देख रहे हैं ग्रॉस लेवल पे, होल एनिमल के लेवल पे, पर इसको हम और आगे जाके देखें और ये देखें इन एनिमल्स की अगर हम खोल के उनकी जो आंतें हैं, जो कोलोन है, उसको बाहर निकालें और उसको रख के देखें उसकी लेंथ पे कितना फ़र्क है, उसकी मोटाई पे कितना फ़र्क है, तो वो आप देखेंगे। आप बड़े स्क्रीन पर अगर आपसे देखें तो ये नॉर्मल एनिमल की एक आंत है, ये कोलोन है, इसकी लेंथ आपको दिखा रहे हैं लगभग ये 11 सेंटीमीटर तक लंबी है। डिजीज कंडीशन में जहां हमने बीमारी पैदा की, आप देखिए इसकी आंत की लंबाई कम हो गई है, जो ये बताती है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया है और जो कोलन है वो शॉर्ट हो गया है और इसका जो वजन है वो बढ़ गया है। तो बेसिकली अगर अब इसकी लंबाई और वजन का अनुपात निकालें, बेसिकली वेट टू लेंथ रेशियो निकालें, तो आप देखेंगे वो रेशियो बताएगा कि ये बीमारी वाली कंडीशन है। इन्हीं एनिमल्स को जब आपने दिया था 5FU सिंथेटिक बर्ड की दवा, तो आप देखेंगे कि लेंथ थोड़ी सी रिकवर हुई है। पर आप कंपैरिजन में देखिए कि 3 अलग अलग डोजेज हैं सिस्टोग्रिड डायमंड की, 20, 60 और 200। जैसे जैसे आप सिस्टोग्रिड डायमंड की डोज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो लंबाई है, जो कोलोन की लंबाई है, जो बीमारी की वजह से कम हो गई थी, वो
रिकवर होनी शुरू हो जाती है और इन एनिमल्स के अंदर हमें अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज है, जो इंसानों को दी जाती दवा है, उसका जो डोज है वो 200 मिलीग्राम पर केजी है। आप देखें उसमें कितनी सुंदर रिकवरी है। जो छोटा कोलन हो गया था उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं और इसको प्लॉट भी करके देखें तो आपको दिखेगा कि जो बीमारी के अपने कारण थे, जिसकी वजह से सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे, वो भी ठीक होने दिखाई देते हैं। ऐसा ही हमें स्प्लीन के साथ देखने को मिला। स्प्लीन जो कैंसर के केस में ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिसे हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। तो आप देखिए ये नॉर्मल एनिमल्स की स्प्लीन का साइज़ है, ये डिजीज एनिमल की स्प्लीन का साइज़ है, जो लगभग आप देखें 2 गुना तक बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और ये बढ़ा हुआ साइज़ आप देखिए सिस्टोग्रिड के ट्रीटमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है और जो साइज ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो यहाँ तक तो बात साइज़ की थी और कोलन की थी। अब हम बात करते हैं ट्यूमर्स की। तो इन एनिमल्स के हमने ट्यूमर्स को खोला, इनके अंदर जो कोलन था उसको डाइसेक्ट किया, उसका विच्छेदन करके और देखा अंदर कितने ट्यूमर्स बने हुए हैं। आप क्या ट्यूमर्स को काउंट कर सकते हो। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टडी थी। आप देखिए ये नॉर्मल कोलन की लेंथ है जहाँ आपको कोई ट्यूमर नहीं दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मल एनिमल्स हैं। ये डिजीज एनिमल हैं जहाँ आप देखिए आपको अलग अलग गांठें दिखाई दे रही हैं। ये जो गांठें हैं ये बता रही हैं इसके अंदर कितने ट्यूमर हैं। एक कोलन की लेंथ के अंदर लगभग 10 से लेके 12 अलग मोटे मोटे ट्यूमर दिखाई देने लगे। जहाँ मेरा कर्सर है देखिए ये एक बहुत बड़ा ट्यूमर है जो उस एनिमल के कोलन के अंदर था, जो हमने इंड्यूस किया था, जो इन्फ्लेमेशन की वजह के साथ साथ बन गया था। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं सिंथेटिक ब्लड की दवा से 5FU से, तो आप देखेंगे ये जो कोलन है इसके अंदर ट्यूमर का नंबर कम हो गया, जो इस दवा का मोड ऑफ एक्शन है, जो ऐसा काम करता है। पर आप जो अच्छी वाली बात है और जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो हम शायद उतना अच्छा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, हमारी टीम कह रही थी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर है, इस पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है, पर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत ही अच्छा लगा और सब बहुत खुश हुए ये देख के कि सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से 20, 60 और 200 मिलीग्राम पर केजी के डोज से आप देखें जैसे जैसे आपने डोज बढ़ाई वैसे वैसे ट्यूमर के नंबर कम हो गए और ट्यूमर के साइज कम हो गए। ये दोनों बहुत बड़ी वाली बात थी कि आपने जैसे ट्रीटमेंट दिया, जहां पहले 6 या 7 ट्यूमर आ रहे थे वहां 1 या 2 ट्यूमर रह गए और जो भी रह गए वो छोटे साइज के रह गए। मतलब कि सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से इन एनिमल के अंदर प्रोटेक्शन था। इस ट्रीटमेंट से AOM DSS की वजह से जो ट्यूमर बन रहे थे वो कम हो गए थे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात आती है जिसके लिए हमारे बहुत सारे मित्र जो मॉडर्न साइंस से बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं इसके अंदर भस्मा हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऐसे अवयव हैं जो शायद शरीर में जाके इकट्ठे होते हों। लोग बोलते हैं कि मरकरी इन औषधियों के अंदर है, कॉपर इन औषधियों के अंदर है क्योंकि इसके अंदर ताम्र भस्मा है। तो क्या वो हमारे शरीर में जाके इकट्ठा होगा, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे? उनको डायल आउट करने के लिए भाई जी हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए। हमने इन एनिमल्स के कोलन को इकट्ठा किया एक्सपेरिमेंट के बाद और उनको ICP-MS, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी एलिमेंट को उसके अंदर नाप सकती है। ICP-MS का यूज करके हमने मरकरी का लेवल उन एनिमल के अंदर नापा जिनको हमने सिस्टोग्रिड डायमंड की हाईएस्ट डोज दी थी। हमने मरकरी के साथ साथ कॉपर का लेवल भी नापा और देखा कि मरकरी और कॉपर का कितना कंसंट्रेशन इनके अंदर है। क्या ये जाके अंदर जमा हो रहे हैं, क्या वो जाके कोई मेटल टॉक्सिटी की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं क्या वो हो रही हैं? हमने वो सब देखा और भाई जी आप जो देखेंगे डेटा ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखेंगे मरकरी का लेवल जो नॉर्मल एनिमल के अंदर नेचर ने बनाया है लगभग उतना ही लेवल पूरे ट्रीटमेंट ग्रुप में पाया गया। कॉपर का लेवल जैसा नॉर्मली होता है, जो जितना नॉर्मल एनिमल के अंदर था, जितना डिजीज एनिमल के अंदर था, लगभग वही लेवल आप देखिए उतना ही सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट में पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो औषधियाँ हैं ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे तरीके से समाहित हो जाती हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही काम करती हैं, शरीर के अंदर बेमतलब इकट्ठा नहीं होती और कोई भी टॉक्सिटी का कारण की वजह से नहीं आता। ये बहुत बड़े वाले डेटा थे और जब हमने पहली बार इनको देखा तो हमें लगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं इनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी की भस्म है, अगर भस्म भी सही तरीके से बनाई जाए तो कहीं एक्यूमुलेट नहीं होती और गलत तरीके से बनाई हुई तो भाई जी आप देखें पैरास्टामोल भी बीमारी पैदा करेगी। तो जो बनाने का तरीका है अगर वो सही हो, जो उसका SOP अगर सही तरीके से फॉलो हो तो वो औषधि ही बनती है और उसका अच्छा प्रमाण अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये जो एक लास्ट वाली बात है कि हमने हिस्टोपैथोलॉजी करके देखी कैंसर के केस में, जिसे बोलते हैं कि हमने बायोप्सी करके सैंपल भेजा और देखा
कि कैंसर कैसा है, हमने वैसा ही इन एनिमल के अंदर किया। इनकी आंतों को लेके एक रोल लपेट लिया, जैसे हम स्विस रोल देखते हैं, या गद्दे को अगर हम रोल कर दें तो एक रोल बन जाएगा और उसको बीच में काटें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसका फिर हमने जूम करके अलग अलग तरीके से कैंसर के कारकों को नापने का प्रयास किया और ये वो हिस्टोपैथोलॉजी है। ये देखिए, ये नेचर ने बनाई हुई नॉर्मल आते हैं। जो हमारा कोलन है वो देखने में ऐसा लगता है एक अच्छा स्ट्रक्चर है, उंगली जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको विलाई कहते हैं, जैसा कि नेचुरली है। कैंसर के केस में आप देखें ये पूरे स्ट्रक्चर विध्वंस हो जाते हैं, छत बिछत हो जाता है, कोई हिस्टो आर्किटेक्चर नहीं बची रहती और ये खराब होने लगते हैं। सिंथेटिक बड की दवा से आप जब ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी है यहाँ से कैंसर वाली हालत, और ये सिंथेटिक बड से आप रिकवरी थोड़ी सी देख रहे हैं, पर जो आप ट्रीट कर रहे हैं सिस्टोग्रिड डायमंड से तो आप देखिए जानबूझ के दी गई बहुत कम मात्रा ताकि हम डोज डिपेंडेंसी को इस्टेब्लिश कर सकें। आप देखें भाई जी, इस लोअर डोज पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आता, पर जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते हैं आप देखिए जो विलाई पहले खराब हो गए थे, यहाँ जो खराब हो गए थे उनकी एक बहुत सुंदर रिकवरी, बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से आना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ी वाली बात है कि टिश्यू के लेवल पर जो हम बात करते हैं कि बायोप्सी की जो बात होती है, जो हिस्टोपैथोलॉजी की बात होती है, आप देखेंगे कि सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोटेक्शन हमें कोलाइटिस इंड्यूस कैंसर में देखने को मिले। इसको फिर हम स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये तो डेटा आप एक ही एनिमल का देख रहे हैं, ऐसे ही हर ग्रुप में 12-12 एनिमल हैं और ऐसे 5-6 ग्रुप हैं, तो उन सब पूरा ग्रुप का अगर आप क्वान्टिफाई करके देखें तो आप देखेंगे कि जो लेजन स्कोर्स मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बीमारी की वजह से लगभग 10 गुना तक बढ़े हुए थे, वो सिस्टोग्रिड डायमंड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। और जो सिंथेटिक बड की दवा है 5FU, उसके कंपैरेटिव दिखाई देते हैं कि जैसा रेस्पॉन्स उस दवा का आ रहा था लगभग वैसा ही हम सिस्टोग्रिड डायमंड का देख रहे हैं और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के देख रहे हैं, बहुत ही नेचुरल तरीके से उसको ठीक कर पा रहे हैं। अब ये लास्ट वाली स्लाइड है और जो बहुत क्रिटिकल है, जो मैं बता रहा था गट माइक्रोबायोटा के बारे में, कि हमारे पेट के अंदर लगभग 2 किलो के लगभग बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे साथ संभाव में रहते हैं, हम उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, वो हमें विटामिन बी और दुनिया भर की और चीज़ें प्रोसेस करके देते हैं और हम एक अच्छे हेल्थ की निशानी, एक अच्छी बैक्टीरिया की पूरी फैमिली होती है। तो आप देखें नेचुरली अकरिंग लगभग 18-19 टाइप की बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। आप देखिए उन सब बैक्टीरिया का लेवल भी हमने नापा। ये जो आप बार देख रहे हैं यहाँ पे नीले रंग के, जो बता रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में ये वाले बैक्टीरिया पाए गए, और जब हमने डिजीज इंड्यूस की तो इनके अंदर बैक्टीरिया की पूरी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, जो बीमारी का एक बड़ा कारण बन रहा है। एक एक लाइन जो है वो एक एक एनिमल की है और आप देखेंगे कि ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, इनके प्रोफाइल सेम से हैं। डिजीज एनिमल के प्रोफाइल बहुत टेढ़े बच्चे हो गए, दुनिया भर के चेंजेस आ गए, अलग अलग बैक्टीरिया वहाँ पे आने शुरू हो गए, कुछ पैथोजेनिक थे और कुछ नॉन पैथोजेनिक थे, पर उनका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, अलग अलग फैमिली आ गई। उन फैमिली के नाम यहाँ आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। पर जो अच्छाई है कि जैसे आपने सिस्टोग्रिड डायमंड के साथ ट्रीट करना शुरू किया, वो जो बैक्टीरिया का डिसबैलेंस हो रहा था, जो अलग अलग फैमिली आ रही थी, वो ठीक होनी शुरू हो गई और एक हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिला, जिसने पहली बार हमें बताया कि आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी भी है जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखती है। और जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अगर हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया सही मात्रा में बरकरार रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और जब इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती भी तो हम उससे जल्दी से लड़के जीत जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, चाहे वो भस्म बेस्ड हो या प्योर हर्बल बेस्ड हो, उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी देखने को मिलती है कि जो गट डिसबायोसिस है, जो गट माइक्रोबायोटा है, उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है।